हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा में सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआईएस सीबीटी क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप इस तरह 10वीं का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये बोला गया है कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 4 उपायों को लिखें। यानी मकान के निर्माण में कौन कौन ऐसे उपाय हैं जिसको प्रयोग करके भूकंप के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो आसान भाषा में आंसर लिखिएगा कि मकान के निर्माण में भूकंप के प्रभावों को कम करने वाले 4 प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा, भवनों को आयताकार होना चाहिए। यानी जितने भी भवन जो है वो आयताकार रूप से बनाया जाए तो भूकंप के प्रभाव को कम किया जा सकता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि नींव को मजबूत तथा भूकंप अवरोधी बनवाना चाहिए। जितने भी मकान का जो नींव होता है उस नींव को काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत तथा भूकंप अवरोधी बनवाकर भूकंप के प्रभावों को कम किया जा सकता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि दरवाजे तथा खिड़की की स्थिति भूकंप अवरोधी होना चाहिए। गलियों एवं सड़कों को अधिक चौड़ा होना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो TLU तथा X आकार के भवन बनवाना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल ये बोला गया है कि भूकंप से बचने के उपाय बताइए। आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जानने जा रहे हैं कि यदि भूकंप की स्थिति अगर आ भी जाती है तो वैसी स्थिति में हम सभी लोगों को किस प्रकार से भूकंप का सामना करनी चाहिए और भूकंप से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में लिखिएगा कि भूकंप से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि भूकंप के समय घर से बाहर खुले मैदान में भाग जाना चाहिए। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि भूकंप के समय बिजली का तार काट देना चाहिए। भूकंप के पूर्वानुमान का पता लगाने के लिए यंत्र का आविष्कार करना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इसको याद रखना कि भूकंप के समय सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि भाई साहब घर से बाहर कोई ऐसे स्थान पे चले जाना चाहिए जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे तथा ऊंचे ऊंचे भवन इत्यादि नहीं हो। भूकंप के समय सबसे पहला काम बिजली का तार काट देना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि भूकंप के समय बिजली का तार यदि आप नहीं काटते हैं तो शॉर्ट सर्किट के माध्यम से घरों में आग लग सकती है। भूकंप कब आएगा और कब नहीं आएगा इसकी जांच परख करने के लिए यंत्र का आविष्कार करना चाहिए। जहां तक हो सके भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप की स्थिति अवरोधी होनी चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखें। यानी सामान्य संचार जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसमें रुकावटें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आंसर में लिखेंगे आप कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला जो मेन कारण है केबलों का टूट जाना। अब जाहिर सी बात है, यदि केबलों का तार टूट जाएगा तो सामान्य संचार जो व्यवस्था है वो तो बाधित होगा ही होगा। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि बिजली आपूर्ति का बाधित हो जाना। जब बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाते हैं। उसके बाद में आप सभी को रोमन नंबर 3 में लिखना होगा कि संचार भवनों के ध्वस्त होने पर संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त हो जाना। बहुत बार ऐसा स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब संचार भवन ध्वस्त हो जाते हैं यानी टूट फूट जाते हैं और संचार के जो ये भी यंत्र होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इस कारण से भी सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का खतरा बना रहता है। उसके बाद में लिखिएगा ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। यानी ट्रांसमिशन टावर यदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल बोला गया है कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। तो दोस्तों, आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है आग लगने की स्थिति में आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। आग के फैलाव को रोकने का प्रयोग करना चाहिए। अग्निशामक यंत्र बुलवाना चाहिए। यदि आग का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट है तो तुरंत बिजली का तार काट देना चाहिए। एक बार फिर से समझिए कि यदि किसी के घरों में यदि आग लग जाती है तो सबसे पहला जो काम है कि आग में जितने भी फंसे लोग हैं उसको बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद में जितने भी घायल लोग हैं उसे तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उसे अस्पताल में भेजना चाहिए ताकि उसके जानों की रक्षा
की जा सके। उसके बाद में आग के फैलाव को रोकना चाहिए, यानी आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि अग्निशामक यंत्र बुलवाना चाहिए। यदि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है तो तुरंत बिजली का तार काट देना चाहिए। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से अगला सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल इसमें 10 में बोला गया है कि भूस्खलन क्या है, इसके कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं कि आखिर भूस्खलन का सिंपल और आसान भाषा में अर्थ क्या होता है। तो ज़मीन का धंसना, उसमें दरारें पड़ जाना, उसमें गड्ढे सा हो जाना भूस्खलन कहलाता है। भूस्खलन का जो रूप है प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ करता है। अब भूस्खलन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं भूस्खलन के आखिर वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो कंकड़ पत्थरों का खिसकना, वर्षा जल के साथ मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर का ऊपर से नीचे की ओर आना भूस्खलन के प्रमुख प्रकारों में से एक है। पत्थर तथा छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना, चट्टानों का गिरना, जिसके फलस्वरूप व्यापक जान माल की अपार क्षति होती है। तो यही 4 प्रकार हैं जो भूस्खलन के 4 प्रकार माने जाते हैं। उसके बाद में आइए जानने जा रहे हैं कि बाढ़ से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। यहाँ पे सवाल में बोला जाता है कि बाढ़ के दुष्परिणामों से बचने के उपाय बतावें या बाढ़ से बचने के उपाय बतावें। प्रत्येक स्थिति में आप सभी को लिखना होगा कि बाढ़ से बचने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। सबसे पहला रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए, तटबंधों पे वृक्षारोपण करना चाहिए, नदियों के आसपास मैंग्रोव वनस्पति लगवाना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए, तटबंधों का निर्माण तथा उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि नदियों को आपस में नहीं जोड़ा जाएगा तो नदी में जल स्तर का बढ़ने लगेगा। यदि जल स्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बाढ़ आ जाएगा। तो नदियों को आपस में जोड़कर हम लोग बाढ़ से बच सकते हैं। इसके बाद में तटबंधों पर वृक्षारोपण करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है तटबंध टूट जाते हैं और नदी के पानी गांव शहरों में आकर बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो तटबंधों को पर वृक्षारोपण करके हम तमाम तटबंधों को मजबूत बना सकते हैं। उसके तटबंध पे जब वृक्ष का जो जड़ हो जाएगा ना, तो जड़ मिट्टी को पकड़े रहेगा, जिसके कारण तटबंध नहीं टूटेंगे और इससे भी बाढ़ से बचा जा सकता है। नदियों के आसपास में मैंग्रोव वनस्पति लगवाना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा मैंग्रोव वनस्पति एक ऐसा वनस्पति है जिसकी जो जड़ है वो जालीदार होती है, जो मिट्टी को पकड़े रहती है और बाढ़ की स्थितियों का सामना करती है। तटबंधों का निर्माण करते रहना चाहिए। जितने भी तटबंध है, बांध है, तो बांधों को हमेशा देखभाल निगरानी करनी चाहिए। जहाँ पे लगे कि यहाँ पे तटबंध टूट सकते हैं वहाँ पे तुरंत उसकी मरम्मत करनी चाहिए। उसके बाद में जो सवाल देख पा रही हैं कि साख का क्या अर्थ है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं और यह सवाल इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से पूछे जाते हैं। दोस्तों साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। साख की मात्रा विश्वास या भरोसे पर निर्भर करती है। इसी विश्वास या साख के आधार पर व्यक्ति के ऋण देन लेने की मात्रा निर्भर करती है। अब साख के भाई साहब 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है ऋणदाता तो दूसरा होता है ऋणी, यानी एक होता है लेने वाला तो दूसरा होता है देने वाला। किसी दिए गए समय में ऋणी सेवा रुपए किसी वस्तु को अपनी साख के आधार पर प्राप्त करता है। निर्धारित समय के बाद उसे उतना ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का जो वादा करता है, इसे ही साख कहा जाता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि साख का क्या अर्थ होता है। तो आसान भाषा में आप सभी बता सकते हैं कि दोस्तों साख का जो अर्थ होता है वह होता है विश्वास या भरोसा। उसके बाद में है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। यहाँ पे आंसर लिखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मध्यमार्गी प्रवृत्ति है। यानी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी एवं पूंजीवादी, ये जो 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होते हैं, दोनों को यदि मिला देते हैं तो प्राप्त अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब क्या होता है कि इस अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है ये सूक्ष्म लाभ कमाना होता है, यानी बहुत कम से कम लाभ कमाना होता है। उपभोक्ता का जन्म देना या उपभोक्ता बनाना होता है। आर्थिक असमृद्धि एवं समानता लाना इत्यादि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य उद्देश्य है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूरे विश्व में मात्र भारत हिंदुस्तान एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। आप सभी से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था विद्यमान है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखिएगा, तो भारत लिखिएगा। यानी भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है।
तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय का अर्थ राष्ट्र में मौजूद कुल व्यक्तियों की अलग अलग बराबर आय है, चाहे वह मानसिक और शारीरिक श्रम करता हो या नहीं करता हो। यदि इसका कारण यह है कि प्रति व्यक्ति आय को बेरोजगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या इत्यादि बुरी ढंग से प्रभावित करती है और नीचे स्तर की ओर हमें ले जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, तो वहीं आपका राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। यही किसी देश का नागरिकों की औसत आय प्राप्त होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की तमाम जनसंख्याओं से यदि हम भाग देते हैं तो प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल को देखते हैं कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, या एटीएम क्या है, या एटीएम हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। एटीएम केवल आपको मूल शब्द देखना होगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन कोई भी आधार से आप सभी से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन तथा कंप्यूटर के आविष्कार ने एटीएम को जन्म दे दिया। प्लास्टिक मुद्रा का जब प्रचलन जारी हुआ और कंप्यूटर का जब से आविष्कार हुआ चार्ल्स बेबेज के माध्यम से, उसी समय से इन्हीं दोनों क्रियाओं ने एटीएम को जन्म दे दिया। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन के उपयोग के लिए एटीएम कार्ड दे दिया जाता है, जो एटीएम सह डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि एटीएम को ही सह डेबिट कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रणाली के द्वारा 24 घंटे में पैसा जमा तथा निकासी करने की सुविधा ग्राहकों को दी जाती है। एटीएम संचालक को एक गुप्त कोड दिया जाता है, जिसका प्रयोग करके एटीएम का संचालन संभव है। आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी एटीएम धारक होते हैं उन सभी को 4 अंकों का एक पिन होता है, यानी कोड होता है, जिसके माध्यम से वो किसी भी एटीएम बूथ पे जाकर 24 घंटे मुद्रा की निकासी कर सकते हैं। उसके बाद में ये अगला सवाल क्या कहता है कि उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखिए, यानी उपभोक्ता के कौन कौन ऐसे कर्तव्य हैं वही आप सभी को लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा उपभोक्ता का कर्तव्य है कि वह जब भी कोई वस्तु खरीद रहा हो तो उस वस्तु को किस्म, क्वालिटी, शुद्धता एवं गुणवत्ता की जानकारी ले ले। उसे यह भी ध्यान रखना है कि दुकानदार नाप तोल में बेईमानी भी नहीं करे, या पॉकेट बंद वस्तु है या खुली वस्तु है, उसका निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि तथा उस पर अंकित मूल्य जो लिखा है उसे भी देख ले। मूल्य अधिकतर रहता है अतः उसमें कुछ छूट भी मिल सकती है। उपभोक्ता खरीद वस्तु का रसीद अवश्य ले। तो सवाल में हमसे पूछा गया है यदि हम सब कोई भी सामान किसी भी दुकानदार से खरीदने जा रहे हैं तो उस दुकानदार के प्रति हमारा कौन कौन ऐसा अधिकार है जो जानना भी है जरूरी है। तो उपभोक्ता का जो कर्तव्य है, जब भी वह कोई भी दुकानदार से कोई भी सामान खरीद रहा है तो सबसे पहला अधिकार है कि वस्तु का किस्म, क्वालिटी, शुद्धता एवं उसका गुणवत्ता के बारे में जानकारी ले लें कि भाई साहब ये बताइए इसका क्वालिटी क्या है, इसका शुद्धता क्या है, इसमें कौन कौन से गुण हैं, ये सब आप पूछ सकते हैं। दुकानदार आपको आसानी तरीके से समझा सकता है। उसमें यह भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे ससुरे ऐसे दुकानदार होते हैं जो नाप तौल में बेईमानी करके आपको कैसा हो, अगर 1 केजी अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको 800 ग्राम 900 ग्राम ही देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दुकानदार नाप तोल करने में बेईमानी ना करे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार होता है कि पॉकेट बंद वस्तु जो होता है उसमें खुली पॉकेट का वस्तु भी आप सभी को थमा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पॉकेट बंद वस्तु खुली है, उसका निर्माण तिथि तथा एक्सपायरी तिथि भी देखना है कि उसका एक्सपायरी डेट भी तो है या नहीं है। उस पर अंकित मूल्य जो लिखा हुआ है, कई बार ऐसा होता है यदि आप बुक खरीदने जाते होंगे तो यदि आपको 130 रुपये में जो बुक उस पर प्रिंट आउट रहता है ये कहीं ना कहीं आपको 70 रुपया या 80 रुपये में मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जितना अंकित मूल्य रहता है उतना ही आपसे पैसा मांगकर ठग लेते हैं। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। उसमें भी कुछ छूट मिलती है और उपभोक्ता खरीद बिक्री करने का जो रसीद होता है वो जरूर लेना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार हैं। आइए जानने जा रहे हैं कि उपभोक्ता के कौन कौन ऐसे अधिकार हैं। तो यहाँ पे आप सभी रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता का जो सबसे पहला अधिकार है वह है सुरक्षा का अधिकार। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा सूचना पाने का अधिकार, चुनाव या पसंद करने का अधिकार, सुनाई का अधिकार, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। रोमन नंबर 6 में लिखिएगा उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार। यानी सबसे पहले यदि आप दुकानदार के सामने अगर जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, सबसे पहला अधिकार आपका कि देखिए कि कोई वस्तु सुरक्षित है कि नहीं। सूचना पाने का भी आपके पास अधिकार प्राप्त है। चुनाव या पसंद करने का अधिकार, आप मनचाहे किसी भी वस्तुओं को चुनाव कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं।
कोई भी चीज़ के बारे में आप उससे शिकायत कर सकते हैं और शिकावत निवारण के साथ साथ उसका क्षतिपूर्ति करने का भी अधिकार प्राप्त है। उसके बाद में अगला सवाल है, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। तो दोस्तों भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में निम्नलिखित प्रकार से तर्क दिए जा सकते हैं। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, नई प्रौद्योगिकी की प्राप्ति, अच्छा उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, नए बाजार तक पहुंच। और ऑप्शन रोमन नंबर 6 में लिखिएगा उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुओं के स्तर को उन्नत करना। यही है भारत में वैश्वीकरण का मुख्य तर्क। उसके बाद में अगला सवाल पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आइए जानने जा रहे हैं। दोस्तों अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 2 प्रकार होती हैं, यानी पूरे अर्थव्यवस्था को 2 आधार पर वर्गीकृत की जाती है। पहला होता है विकास के आधार पर, तो दूसरा होता है स्वामित्व के आधार पर। तो दोस्तों विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, तो दूसरा होते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। उसके बाद में यहाँ पे आप रोमन नंबर 2 में लिखिएगा स्वामित्व के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो वहीं पे तीसरा होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कक्षा 10वीं सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI स्टेबिलिटी क्वेश्चन जो कि आगे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।